चलो जी, टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। लिख लो अपने नोटबुक पे 2019। देखो, 1846 से लेके 1947 तक जम्मू एंड कश्मीर पे डोगरास की हुकूमत रही। लास्ट महाराजा महाराजा हरि सिंह जो है 1947 में इंडिया के साथ में एक अग्रीमेंट में आते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट बन जाता है अंडर इंडिया। ठीक है जी, इंडिया की क्या बन गया, एक स्टेट बन गया, समझ गए। अब फिर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और 2019 से आज 2025 तक जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी की तरह काम कर रही है। ठीक है, और मे भी आने वाले टाइम में इवन 2025 में ही या 26 में आप देखेंगे दोबारा से स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यूटी और स्टेट में थोड़ी सी बात ये समझ लेना, स्टेट में ज्यादा पावर सीएम के पास होती है और डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट जो इलेक्ट होती है उसी के पास होती है। वेयर एज यूटी में कहीं ना कहीं सेंटर का इंटरफेरेंस होता ही होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी इस वक्त है। तो हमने पूरा का पूरा ये एक्ट पढ़ना है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आज एप्लीकेबल नहीं। आज क्या एप्लीकेबल है, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और वेरियस एक्ट्स बाकी भी हो सकते हैं जिसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ठीक है, थोड़ी सी अगर तुम इसकी हिस्ट्री की बात कर लो, ठीक है, अब ये डेटा है, फैक्ट है, याद करना ही पड़ेगा। 5 अगस्त को, 4 अगस्त को रात को इंटरनेट बंद हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट इधर उधर हुई। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। 4 अगस्त, 5 अगस्त को पता लगता है कि अमित शाह जो है वो बिल पेश कर देता है राज्यसभा में। तो आपको सवाल पूछेगा, और पूछा है कौन सी डेट को बिल पेश किया गया। तो याद रखना, 5 अगस्त 2019 को बिल पेश किया गया। कहां पे, राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में। अमित शाह राज्यसभा का मेंबर है। ठीक है जी, चलो जी, 6 अगस्त को सेम बिल लोकसभा में पेश किया गया, यानी कि 5 अगस्त को राज्यसभा में पास, 6 अगस्त को लोकसभा में पास, 5 और 6। ठीक है जी, उसके 3 दिन बाद प्रेसिडेंट के सामने आया, और प्रेसिडेंट ने अपनी जो है उसमें मंजूरी वो दे दी। 9 अगस्त को ये बिल जो है आपका मान लिया गया कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अब बिल पास होना वो एक्ट बन गया। और एक्ट को एग्जीक्यूट कराना एक अलग बात होती है, जब सारे के सारे फीचर्स उसके नाउ एप्लीकेबल है। तो एग्जीक्यूशन होती है आपकी 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। अगर आपसे कोई पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी कब बना, तो 31 अक्टूबर 2019 को बना, क्योंकि इस दिन से ये एग्जीक्यूट हो गया, एप्लीकेबल हो गया। 5, 6, 9 अगस्त, 31 अक्टूबर, ये 4 डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, रखनी ही रखनी है। चलो जी, बोल रहा है इसने जम्मू एंड कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटा, एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, चलो, एक्ट कंटेन्ड फॉलोइंग। हर एक एक्ट में कुछ सेक्शंस होती हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 14 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, ये 14 पार्ट्स 103 सेक्शंस में बटे होते हैं। ठीक है जी, और इंडियन पॉलिटी में भी हमने पढ़ा है कि कुछ चीजें शेड्यूल्स में डाली जाती हैं, वो इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे 5 शेड्यूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस एक्ट में। कॉम्पोजिशन है इसकी, पहली डेट्स इंपॉर्टेंट बातें हैं, दूसरी इसकी कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है जी, 103 सेक्शंस है, 14 पार्ट है, और 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ये याद करने ही करने, ये फैक्ट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये याद करना ही पड़ेगा, उधर एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, नाउ पार्ट्स पहले हम देख लेते हैं, और कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ने हैं वो देख। ठीक है, कोई भी पार्ट
किसी भी एक्ट का पहला पार्ट जो होता है वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। उस इंट्रोडक्शन में ये बताया जाएगा कि भाई इस एक्ट का नाम क्या है, टाइटल जो होता है किसके बारे में है, कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो बोलेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो पर इस एक्ट में जहां जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आएगा उसका मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस एक्ट में जहां जहां लेजिस्लेटिव असेंबली वर्ड आएगा इसका मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो पूरे आपको टर्म्स बता देता है पहले, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में जिसे हम प्रीलिमिनरी बोल रहे हैं, इसमें दो सेक्शंस हैं, 1 एंड 2। पहले पार्ट में दो सेक्शन। दूसरा पार्ट जो है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के दो टुकड़े हो गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। कितनी सेक्शंस हैं? 3 से 7। 3 से 7 जो सेक्शंस हैं पार्ट 2 में आएंगी, ठीक है। सेक्शन 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एक्ट की जो सेक्शन है और पार्ट है आपका, वो पार्ट 3 है, रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। 8 से 57, 8 to 57। और ज्यादातर आपको यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब लॉ मेकिंग बॉडीज। अब एक तो हमारे पास खुद की लॉ मेकिंग बॉडी है जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोलेंगे, दूसरा लोकसभा है, तीसरी राज्यसभा में। ये भी बातें आपको पता लगेगी। देन पार्ट 4 जो है ये आपको बताता है कि लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। कैसे चलेगा? बोरा जी यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल होगा और प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे अपॉइंट करेगा और उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या होगा? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहीं जम्मू एंड कश्मीर की जब बात चलेगी तो उसमें बोल रहा है यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक होगा एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एलजी है, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। लेकिन लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, अभी हम देखेंगे उसको, डोंट वरी। पार्ट 5 जो है डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बात करता है, किस तरीके से आपकी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको डिलिमिट किया जाएगा, यानी कि उनकी बाउंड्रीज चेंज की जाएगी। पार्ट 6 एससी और एसटी के बारे में बताता है, इसमें दो सेक्शन है आपकी, 65 एंड 66। 65 एससी एंड 66 एसटी के साथ डील करेगा, ठीक है। पार्ट 7 जो है इसमें कुछ मिसलीनियस ट्रांजिशनल प्रोविजंस है, छोड़ दो, आपके उतने काम की नहीं है। अगेन पार्ट 8 फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 8 में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आता है और पार्ट 8 ये भी बोलता है कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ये कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, यूटी ऑफ लद्दाख के लिए, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है। फिर यहां से इंपॉर्टेंट बात ये बन जाएगी कि भाई हाई कोर्ट का प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, कितने मेंबर है, पहली फीमेल जज कौन है, वो ऑल टुगेदर अलग ही टॉपिक है, उसको हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट है जी पार्ट 9 एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के। अब समझो पार्ट 8 जो है वो लॉ से डील करता है, कोर्ट से डील करता है। पार्ट 9 जो है ये भी लॉ से ही डील करता है, एडवोकेट जनरल। सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल और स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल। ये सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर माना जाता है स्टेट में, गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस देता है। पार्ट 10 जो है ऑथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है जी। रेवेन्यूज में से जो हमारा खजाना है उसमें से पैसा निकालना है, डालना है, उसके बारे में आपको बताएगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी कि देखो पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी, अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी होगी, लद्दाख एक होगी, तो जो एसेट्स हैं वो भी बटेंगे और लाइबिलिटीज हैं वो भी बटेंगी, ठीक है। अगला है जी 12 में प्रोविजन एज टू सर्टेन कॉर्पोरेशन ऑफ एनी अदर मैटर्स, छोड़ दें। पार्ट 13 इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस एज टू सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब ये है कि भाई अब जे के लेवल में कौन कौन सी सर्विस, पहले जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए कॉमन टेस्ट ही होते थे सारे, जेकेएसएसबी सभी का पेपर करवाता था, अब लद्दाख बीच में नहीं आ रहा। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जेकेएएस हो गया, पहले केएस बोलते थे सिर्फ, और उसमें लद्दाख भी पार्टिसिपेट करता था।
और पार्ट 14 कुछ लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन। जो जो सेक्शंस मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने वो पढ़नी है बड़े ध्यान से और लिख लेनी है अपने नोटबुक। चलो, पार्ट 1 कितनी सेक्शंस आती हैं इसमें? दो। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। इसमें आ जाएंगे नेम ऑफ द एक्ट, टाइटल्स, डेफिनेशन, टर्म्स। दैट्स इट, छोड़ो। आगे पार्ट 2 सेक्शन 3 से लेके 7 तक इसमें आते हैं। पार्ट 2 बोलता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जे एंड के जो स्टेट है, ये एक्ट बोलता है कि अब वो स्टेट नहीं है। एक है जे एंड के यूटी, दूसरा है लद्दाख यूटी। सर, लद्दाख यूटी में खुद का लेजिस्लेचर नहीं होगा, वेयर एज जे एंड के में खुद का लेजिस्लेचर होगा। सिंपल, ये बात इसने बोल दी। रीऑर्गेनाइज में इसने एक बात और बोल दी, बोरा जी जो जम्मू एंड कश्मीर की 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस वक्त, बोरा 2 डिस्ट्रिक्ट्स लद्दाख में आ जाएंगी, बाकी की 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर यूटी में आ जाएंगी। कारगिल और लेह, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लद्दाख की। बाकी जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, 10 जम्मू डिवीजन में, 10 कश्मीर डिवीजन में, वो किसका पार्ट है? जे एंड के यूटी का पार्ट है। इसमें बोल दिया पार्ट सेकंड में ये बात आपको बोल दी है। देखो जी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 8 टू 57, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सेक्शंस भी आपने याद करनी है, ये सेक्शन याद करनी पड़ेंगी और मैं कराऊंगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इन दी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। सेंटर लेवल पे लॉ मेकिंग बॉडी में क्या है, कौन है? लोकसभा और राज्यसभा, यही है। स्टेट लेवल में लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली। और 2019 से पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करती थी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करती थी। लेकिन इस एक्ट ने यह बोला कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। लोकसभा की टर्म 6 साल होती थी, लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म 6 साल होती थी, आज कितनी होगी? 5 साल होगी। लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर के पास 6 सीटें होती थी, अब एक लद्दाख के पास जाएगी, 5 जम्मू एंड कश्मीर के पास आएगी। हाँ, और राज्यसभा की 4 सीट्स जम्मू एंड कश्मीर के पास होंगी। ये पूरे के पूरे इसने अपने इस पार्ट में, पार्ट 3 में बताया है, आर्टिकल 8 टू 57। ठीक है, आपको ये बात सीधा याद करनी है, आर्टिकल 8 टू 57। एटलीस्ट आपको ये आइडिया आएगा अगर उसने कोई लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूछा, ठीक है, तो आपको याद ये रहेगा कि भाई 57 के अगर बाहर कोई है, एटलीस्ट ये तो उसका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है ना, मान लो जी कोई 71 सेक्शन हो, 72, 65 सेक्शन, 66 हो, तो कुछ भी होगा वो, लेकिन असेंबली से जुड़ी हुई बात नहीं हो सकती, या लोकसभा से या राज्यसभा से जुड़ी हुई बात नहीं हो सकती, क्योंकि लेजिस्लेचर की बात तो 8 से 57 तक ही हुई है। राज्यसभा एंड जे एंड के, दोस्तों देख लो, 8 और 9 जो सेक्शन है आपकी, 8 और 9 लेजिस्लेचर्स की बात चल रही है। पहले सेंटर के लेजिस्लेचर की बात चलाते हैं। सेंटर में 2 हाउस है, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। तो अपर से स्टार्ट करेंगे। अपर हाउस कौन है? राज्यसभा। तो पहले राज्यसभा से शुरू करेंगे, 8 से ही शुरू हो रहे ना। 8 और 9 किसके साथ डील करते हैं? राज्यसभा के साथ। 8 और 9 किसके साथ डील करेंगे? राज्यसभा के साथ। ठीक है जी, ये देखो, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी हम बोलते हैं। सेक्शन 8 क्या बोलता है? और जी अमेंडमेंट टू द शेड्यूल 4th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा इजी है।
शेड्यूल फोर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे तो शेड्यूल फोर्थ में क्या मेंशन किया गया है, सीट्स इन राज्यसभा। शेड्यूल फोर क्या बोलता है, सीट्स इन राज्यसभा। पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक ही था, तो जो सीट्स थी वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों को रिप्रेजेंट करती थी। अब लद्दाख अलग हो गया, तो मतलब अब लद्दाख जो है उस रिप्रेजेंटेशन में नहीं आ रहा, देन उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा भाई, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ निकालनी पड़ेगी, तो अमेंड तो करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा शेड्यूल फोर्थ अमेंड, करना पड़ेगा। तो शेड्यूल फोर्थ को अमेंड किया गया और राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीट्स हैं, 4, लोकसभा में 5, राज्यसभा में 4। ठीक है, दूसरा सेक्शन 9, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ, कितनी एलोकेशन की है, 4, राज्यसभा में कितनी सीट्स है हमारी, 4। ठीक है जी, 8 और 9 सेक्शन जो है ये किसके साथ डील करेंगे, आपकी राज्यसभा के साथ। अगला देखो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में सेक्शन 10 आपकी ये बोलती है कि लोकसभा में आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। चलो जी, तो कितनी सीट्स हैं भाई, 5 सीट्स है, पहले होती थी 6 सीट्स। अब एक तो लद्दाख के पास चलेगी, लद्दाख की राज्यसभा में कोई सीट नहीं है, ठीक है जी, लोकसभा में एक सीट उसकी है, तो हमारे पास कितनी सीट्स बची हैं, 5 सीट्स बची हैं, तो लद्दाख के पास एक सीट, हमारे पास 5 सीट। अब ये 5 सीट आपने खुद चेक करनी है, ये कौन सी 5 सीट्स है, समझ रहे हो, वो आप खुद देखोगे और आप ये भी देखोगे इन 5 सीट्स के ऊपर हमारे कौन कौन से इलेक्टेड एमपीज है। अब इलेक्शन हुए ना 2024 के, तो लोकसभा की सीट पे वोटिंग करी ना हमने, तो कुछ लोग चुन के गए हैं 5 लोग, तो 5 लोग देखो आप कौन है, ठीक है, वो आप खुद देख के इसमें ऐड करोगे। सेक्शन 11 बोलता है डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। सेक्शन 11 क्या बोलता है, डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। देखो दो तरीके की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, एक होती है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, दूसरी होती है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। जब हम सेंटर के इलेक्शन कराते हैं, मतलब लोकसभा के इलेक्शन जब होंगे, तो इलेक्शन कराने के लिए पूरे के पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है, ठीक है जी, उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी, जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का जिक्र जो है बोल रहा है, इसको हम क्या करेंगे, डीलिमिट करेंगे। डीलिमिट मतलब दोबारा से बाउंड्रीज रीड्रॉन होगी, करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि लद्दाख तो अलग निकल गया, ठीक है जी, अल्लाह लद्दाख जो है वो अलग हो गया। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है, अब उनको कितनी सीट्स देनी है और वैल्यू ऑफ वोट्स भी बराबर करनी है, तो वैल्यू ऑफ वोट बराबर करने के लिए री आपको डिफाइन करनी पड़ती है। तो सेक्शन 11 में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में बात की। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है जब आप स्टेट के इलेक्शन कराते हैं ना, यानी कि एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं ना, वो होती है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। पार्लियामेंट तो 11th जो सेक्शन है वो क्या बोलता है, डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, समझ गए। चलो जी, और 2022 में डीलिमिटेशन भी हुई थी 2011 सेंसस के हिसाब से, क्योंकि नया सेंसस तो अभी तक हुआ ही नहीं, 21 में होना था, अभी तक वो सेंसस नहीं हुआ, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन 12, और जी जो सिटिंग मेंबर है लोकसभा में वो एज इट इज रहेंगे, सिंस कोई भी सिटिंग मेंबर है ही नहीं हमारा लोकसभा में, अभी तो है उस वक्त पे। तो आपको यहां पे मेन क्या याद करना है, 9, 10 और 11,
यहां पे कौन से आर्टिकल याद कर रहे हैं आपको? 9, 10, 11। 9 में सीट्स इन राज्यसभा, 10 में सीट्स इन लोकसभा, और 11 में डीलिमिटेशन, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। तो मान लो 9 राज्य के 10 लोग हैं, 9 राज्य है, मतलब 9 स्टेट्स है। इन 9 स्टेट्स में से कुछ 10 बंदे चुने हैं जो पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ेंगे, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, लिख लो इसको साथ में। 9 राज्य के, 9 राज्यों के 10 लोग, ठीक है, पार्लियामेंट की 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लड़ेंगे। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज याद कर लेना, 9 राज्यों के 10 लोग, ये आपको याद रहेगा, डोंट वरी। 9 राज्यों के 10 लोग, ठीक है जी। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को तो छोड़ ही दो, ठीक है जी। सेक्शन 3 से सेक्शन 7 पार्ट 2 में बोलता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है जी। 3 में बोलता था जी लद्दाख को बनाया, 4th में बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर बनाया। अभी देखते हैं उसको आगे, ठीक है। 9 राज्यों के 10 लोग, डन। 12 is not much important, you can skip 12। अगला आर्टिकल 13, मतलब आर्टिकल बोल रहा हूं समझ लेना, सेक्शन। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल, एक्ट पढ़ेंगे तो कोई उसमें आ जाएगा सेक्शन। 13 से लेके 56 तक, एक लास्ट वाला छोड़ना है। एक्चुअल में है कहां तक है? 57 तक, आपको जाना है 56 तक। 13 से लेके 56 तक डील करता है जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा, समझो। लिखा है, ये लिखा है एलजी एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। एलजी क्या है यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिनिस्टर करेगा यूटी को, बट विद द हेल्प लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में करेगा। तो हमने एलजी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। जैसे ही आपने इस ग्रुप में एंट्री ली, यानी कि 13 में आप आए, तो पहले आपको बता रहा है नेचर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जम्मू एंड, देखो हमारे देश में डिफरेंट काइंड की यूटीज होती है, ठीक है जी। कहीं पे कमिश्नर होता है, कहीं पे एलजी होता है, ठीक है, और पावर्स में भी डिफरेंस होता है। जम्मू एंड कश्मीर की यूटी ये बोलता है कि भाई वो मॉडल जो पुडुचेरी पे एप्लीकेबल होता है अंडर आर्टिकल 239A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पूछा जा चुका है एक बार। अंडर आर्टिकल 239A जो पुडुचेरी मॉडल है, वही सेम मॉडल जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होगा। वो क्या है अभी आपको पता लग जाएगा, चलो जी। आर्टिकल 239A विच इज एप्लीकेबल टू पुडुचेरी shall also be applicable to जम्मू एंड कश्मीर यूटी। लद्दाख की बात नहीं कर रहे, लद्दाख अलग मॉडल है। लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या? नहीं है ना, वहां पे सीधा सीधा डायरेक्ट सेंटर रूल करता है। बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, और पुडुचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। चलो जी, सेक्शन 13। सेक्शन 14 जो है आपकी, बोलता है लेजिस्लेटिव असेंबली और उसकी कॉम्पोजिशन। भाई इसको आपने सीधा याद करना, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। आर्टिकल 13 में नेचर बता दिया सर। जैसे ही मैं इस सेक्शन में आता हूं, इस ग्रुप में एंट्री लेता हूं, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और एलजी का जिक्र आता है, पहले में बता दिया नेचर, 239 एप्लीकेबल होता है सर, ठीक है। सेक्शन 14 इसकी ये बोलती है कॉम्पोजिशन क्या है। एक तो भाई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होगा, है,
साथ में बोलता है लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। क्या होगा? सेक्शन 14 में इस एक्ट ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में 107 मेंबर्स होंगे। कितने होंगे जी? ठीक है, कितने मेंबर होंगे? 107 मेंबर। आपको पूछेगा एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हाउ मेनी मेंबर्स शैल बी देयर, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? कितने हैं? 100। इसमें बोला इस 107 में से 24 सीटों पे आप इलेक्शन नहीं कराओगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए खाली रखोगे, वेकेंट रखोगे। बाकी की जो सीटें बचेंगी उसके ऊपर आप इलेक्शन कराओगे। कितने हो गए जी? 24 निकाल दिए 3। ये रीऑर्गेनाइजेशन की बात बता रहा हूं। लेकिन आज जितनी सीटों पे इलेक्शंस होते हैं वो है 90 प्रेजेंट। ये रीऑर्गेनाइजेशन ने बोला था 2019 में। कहां पे बोला था? 2019। बट आज अगर आप 2025 देखो तो जिन पे इलेक्टेड सीट्स जो है, जिन पे इलेक्शन होंगे वो कितने हैं? 90। तो मतलब सर कुछ सीट्स बढ़ाई गई। 2022 में जम्मू एंड कश्मीर को डीलिमिट किया गया और उसमें कुछ सीट्स, 7 सीट्स और ऐड की गई। कितनी सीट्स ऐड की गई? 7 सीट्स ऐड। और अगर इसमें मैं 7 सीट्स और ऐड कर दूं, कितना बन गया? 90। तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है आज? अगर आपको को पूछे सर प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो, रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 107 है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ 114 है। ठीक है जी। यहां पे 24 सीट्स वेकेंट करने थे सर, यहां पे भी 24 सीट्स वेकेंट करने हैं। बट सर वहां 24 को निकाल के 83 बच रहे थे, बट अब कितने बचेंगे? 90। अब कितने बचेंगे? 90। तो 90 सीट्स पे क्या होंगी? इलेक्शन होंगी। ये 90 सीट्स भी जम्मू और कश्मीर डिवीजन में इस तरीके से बटी है, 47, 43। कश्मीर इज 47 एंड जम्मू प्रोविंस इज 43। समझ रहे? ये प्रेजेंट कॉम्पोजिशन आपको बता रहा हूं। ऐसे यूं है क्योंकि पॉपुलेशन डिफरेंस। हाँ जी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, तूने इधर ही देखे ना, अभी तू उधर रहने गया। ये दिक्कत है क्योंकि हम इधर इधर रह रहे हैं, हमें लग रहा है इतनी पॉपुलेशन आ रही है ना? लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से ये आपका होगा। उन्होंने तो बेचारों ने बड़ी कोशिश की, हो नहीं पा रही है। ये जो 7 सीट्स बढ़ाई, 7 सीट्स बढ़ाई, इसमें भी कश्मीर की 1 सीट बढ़ाई, जम्मू की 6 सीट्स बढ़ाई। समझ रहे? चलो, तो प्रेजेंट कंपोजिशन और एज पर रीऑर्गेनाइजेशन की कंपोजिशन। अब दो सवाल बन सकते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली? 114। हाउ मेनी सीट्स शैल रिमेन वेकेंट फॉर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर? 24। ऑन हाउ मेनी सीट्स इलेक्शन शैल बी हेल्ड? 90। 90 में भी कश्मीर प्रोविजन के पास 47 और जम्मू प्रोविजन के प्रोविंस के पास 43। ये इसकी होगी कंपोजिशन। इस एक्ट में एक और बात बोली, इस एक्ट में यह भी बात बोली, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह लगा कि भाई विमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है, उसको लगे अगर, तो वो 2 सीट्स पर किन्हीं लड़कियों को नॉमिनेट कर सकता है। क्या कर सकता है जी? नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेट करेगा, इलेक्ट नहीं हो रही है, ये नॉमिनेट कर सकता है। डिफरेंट फील्ड्स में नॉमिनेट किया जा सकता है। अब यहां पे 2 सीट्स हैं, 2% नहीं है। बात समझना मेरे ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन डाल देता हूं,
एज पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट with respect to women representation, which of the following statement is correct? चार ऑप्शन हैं भाई, चार ऑप्शन बता दो। देखो यहां पे भी दो, यहां पे भी, सब जगह दो दो ही है, तुम ऐसे ही कंफ्यूज हो गए उधर। वैसे तो एसएसबी इतना दिमाग लगाता नहीं है, वो सीधे ही सवाल डाल देता है, लेकिन अगर सवाल मैं हूं तो मैं कैसे घुमा दूं इधर। 2% सीसा रिजर्व, सर रिजर्व रिजर्व की तो बात ही नहीं है। रिजर्व सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, वो भी वेकेंट रखी हुई है। सर रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। नॉमिनेशन की बात हुई थी, और नॉमिनेशन कैसे करनी, दो लड़कियां करनी है, 2% नहीं करनी है, 2% नहीं करेंगे, है ना। चलो जी, 2 सीट हम नॉमिनेट करेंगे, तो ये नहीं होगा इसका, ये बात समझ गया। और जी 2 सीट्स नॉमिनेट कर सकता है, फिर बाद में और अमेंडमेंट्स होती हैं। फिर एक बात क्या अभी बोली है, और जी लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो वो 5 बंदों को नॉमिनेट कर सकता है। आज की प्रेजेंट बात बता रहा हूं, 90 पे तो इलेक्शन होगा ही होगा, वो तो आएंगे चुन के, 5 बंदे ये नॉमिनेट करेगा, 5 बंदे क्या कर लेगा, नॉमिनेट कर लेगा, ठीक है। दो तो लड़कियां कर सकता है, ठीक है जी, दो ये कर लेगा। और अभी आपको रुक मैं बता देता हूं, अभी समझ लेना। फिर बोला जी ये जो डिस्प्लेस्ड है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, समझ रहे हो, इनमें से भी कर सकता है, कश्मीरी माइग्रेंट जो है इनमें से भी कर सकता है। वो आपको बताऊंगा पूरा चार्ट बना के। एज ऑफ नाउ आप ये समझ लें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर है कि वो कितने मैक्सिमम बंदे नॉमिनेट कर सकता है, 5, और इन 5 में से 2 विमेन नॉमिनेट वो कर सकते हैं, ठीक है जी। कश्मीरी माइग्रेंट को भी नॉमिनेट कर सकता है। क्या चीज, हाँ ये दो भी उसी 5 में इंक्लूड होंगी, ठीक है, 90 के अंदर नहीं, ये 90 के एडिशनल होंगे। हाँ ये 90 के एडिशनल, ये भी याद कर लेना, ये 90 के बीच में नहीं आने चाहिए, 90 पे तो इलेक्शन होंगे ही होंगे, वो तो चुन के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये 5 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहां पे गवर्नमेंट की हमें चालाकी दिखती है थोड़ी सी, ठीक है जी। गवर्नमेंट की क्यों चालाकी दिखती है, कोई भी आपको काम कर रहा है वो होता है मेजोरिटी ऑफ द वोट से। इन ऑर्डर टू इंक्रीज मेजोरिटी ऑफ द वोट्स अपोजिशन पार्टी के, तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा तो मतलब यहां पे वो वही बंदे करेगा जो मेरे फेवरेट बंदे हैं, है ना। तो वो अपने फेवरेट को करेगा, तो जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का पलड़ा कम भारी हो सकता है। इसके पीछे का कारण ये है, सीधे लफ्जों में बताऊं तो, समझ रहे हो। गवर्नमेंट चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि अभी भी मेजोरिटी ऑफ द कंट्रोल जो है हमारे पास रहे चीजों का। नेक्स्ट 14 आपको बता दिया, 14 में क्या है, कॉम्पोजिशन, 14 में कॉम्पोजिशन है, 114 की कॉम्पोजिशन है, बट एक्ट के हिसाब से कितनी है, 107। बस ये दो चीजें याद करोगे, बाकी तुम्हें इंटरनल स्ट्रक्चर याद ही है। एक्ट ने बोला 107, आज है 114, 5 बंदे नॉमिनेशन से भी आ सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की। नेक्स्ट है जी 15, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन। आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। तो आपको वही यहां पे भी याद करना है। तो बोला जी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, जम्मू एंड कश्मीर में भी डिस्क्रिमिनेशन होगी, बट यहां पे डिस्क्रिमिनेशन बोला विमेन के बारे में। और इन केस अगर विमेन उतनी नहीं चुन के आई और लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगा कि यार विमेन होनी चाहिए, तो वो 2 नॉमिनेट कर पाएगा, जो मैं आपको बता के पीछे आया हूं। वो कहां पे मेंशन है, अंडर आर्टिकल 15, अंडर आर्टिकल 15। देखो 9, 10, 11, 9 राज्यों के 10 लोग 11 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पे खड़े होंगे भाई। 14 में है कॉम्पोजिशन,
15 में नो डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन बात हम वुमेन की कर रहे हैं, 2 लड़कियों को नॉमिनेट किया जा सकता है। सेक्शन 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 16 इट डील्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज। ठीक है जी। 16 ड्राइविंग लाइसेंस कब बनता है हमारा, लेकिन लोंडे चला रहे हैं 16-16 साल के, जो बड़े हुए थे जवान हो जाते हैं आजकल हैं। मैं खुद 11-12 साल की उम्र में मेरे पाँव भी नहीं लगते थे, स्कूटर चला लेता था पापा का। तो आपने ये याद रखनी है कि ड्राइविंग लाइसेंस की जो क्वालिफाई करने की जो उम्र है वो 18 करके ना 16 कर देनी चाहिए। तो 16 के तो वैसे ही चलाते फिर रहे बेचारे, है ना। 16 साल का बच्चा 11वीं में हो जाता है, ठीक ठाक लंबा जवान होता है। तो क्वालिफिकेशन क्या कर देनी है, 16 कर देनी, 18 से क्या कर देनी, 16 कर देनी है। ठीक है, तो 16 में क्या आएगा, क्वालिफिकेशन। अब जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन किसकी बात चलेगी यहाँ पे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये सेगमेंट है, जो पार्ट है हमारा, वो ही लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है। समझ गए। तो आप सभी को पता है 25 साल की उम्र, सेम हूबहू लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी 25 साल उम्र कम से कम होनी चाहिए, असेंबली का मेंबर बनने के लिए भी 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है जी। इंडिया का सिटीजन होना ही चाहिए भाई, इंडिया का सिटीजन होगा तो ही इसके बाद वोटिंग राइट होगा, तो इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए अगली क्वालिफिकेशन। अगली बोलता है जी मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेरी वेरी खतरनाक चीज। मींस इंडियन सिटीजन सारे ही हैं, हरियाणा यूपी बिहार सारे ही है ना। 25 साल का भी कोई भी हो सकता है, 25 साल का। इधर ये बात नहीं बोली है कि ही शुड बी और ही मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एनीबडी कैन कंटेस्ट इलेक्शन, जो कि पूरे के पूरे इंडिया में होता है, नॉर्मल बात है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, हरियाणा, कहां से है, हरियाणा से, इलेक्शन लड़े दिल्ली के, समझ रहे हो। तो अगर कोई सेंटर का या दिल्ली यूपी बिहार मध्य प्रदेश कोई बंदा चाहे अगर जम्मू के इलेक्शन लड़ना, तो वो भी लड़ सकता है। ये भी समझना, आपको स्टेट में नहीं जो बातें हैं ये स्टेटमेंट्स में आपको दिखेंगी, अगर तो कोई पेपर मुश्किल करेगा तो वो बोलेगा बताओ जी सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदे जो हैं वो ही इलेक्शन लड़ेंगे ना, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ 25 साल का हो जाए, रजिस्टर्ड वोटर हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है लोकसभा की, है ना, तो कहीं भी ये हो सकता है। ये बता रहे क्वालिफिकेशन याद रख लेनी है, क्वालिफिकेशन 18 नहीं होनी चाहिए, 16 हो जानी चाहिए। ठीक है जी। चलो सेक्शन 17 ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी 5 ईयर। ये बताता है आपको टेन्योर, क्या बताता है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं जिस पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, जो कम इंपॉर्टेंट होगी मैं खुद ही बता दूंगा आपको, छोड़ दो। सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट है और जी बोलेगा आपको द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। 17 17 साल का लड़का है, ठीक है, 17 साल का लड़का, आपको पता है 12वीं में पढ़ता होगा, मान लो 12वीं के लड़के शैतान होते हैं, कॉलर वॉलर खड़ा करके घूम रहा था स्कूल में, तो मास्टर ने पीट दिया, ठीक है, ऐसा पीटा है 17 साल के लड़के को, याद रख लेना 5 साल फिर वो बेड रेस्ट पे रहा, ज्यादा ही खतरनाक हो गया, समझ लो, या 5 साल के लिए रस्टिकेट ही करते उसको, 5 साल के लिए जेल होगी, हाँ ठीक है। मास्टर ने पीटा एक 17 साल का लड़का, इंपॉर्टेंट है 17 साल का लड़का है, 5 साल के लिए मास्टर को जेल होगी भाई, बड़ा खतरनाक पीटा भाई। वो मैंने देखी एक रील भाई, वो मारता उस बच्चे को, और उसमें गुस्सा भी बड़ा था, हंसी भी आती। फिर मैं अपने मन में सोचा ये बच्चा बहुत शैतान नहीं खतरनाक। तो ये है वो बच्चा, ठीक है, 17 साल का ये बच्चा है, इसको पीटा और क्या हो गया जी, 5 साल के लिए मास्टर जो है सस्पेंड हो गया, जेल में चला गया, समझ लो। तो 17 साल का बच्चा आपने याद रख लेना है,
मारा है इसको स्कूल की असेंबली। कहाँ मारा है? तो आपने दो बातें याद करनी, एक तो 17, एक असेंबली। ठीक है, सजा कितनी मिली है? 5 साल। तो 5 साल और असेंबली अगर जुड़ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, इधर टेन्योर ऑफ असेंबली की बात चल रही है। 17 साल का लड़का था, मास्टर ने मारा, 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। तो स्कूल असेंबली में मारा था, तो असेंबली की टर्म है 5 साल। और तुम्हें पता लग जाएगा लड़का कितने साल का भाई? 17 साल का लड़का। ये तुमने लिख लेना, ये पॉइंट तुमने भूल जाना बाद में। ऑनलाइन वाले तुम भी ये पॉइंट सारे लिख लेने हैं तुमने, ठीक है। लाइक वाइक कर दो, कमेंट्स वॉमेंट्स पूरे भर दो। चलो भाई अगला, सेक्शन 18। सेक्शन 18, जब बंदा 18 साल का होता है ना, एडल्ट हो जाता है, तब इसके प्रखंड शुरू हुए थे। तो गवर्नमेंट को मेरी नजर में क्या करना चाहिए, इन ये नए नए जो एडल्ट हुए लड़के हैं, ये लड़कियां भी हैं, इनके सेशंस डिफरेंट तरीके के कंडक्ट करवाए। मोटिवेशनल सेशंस हों, ठीक है जी, करियर काउंसलिंग के सेशंस हों, देश प्रेम के सेशंस हों, समझ रहे हो, मॉरल सेशंस। तो 18 साल के जो हो जाए बच्चे, इनके क्या कराने जी? डिफरेंट सेशंस कराने हैं इनके, ठीक है जी। क्या कराने? डिफरेंट सेशंस कराने। क्वालिफिकेशन 18 से कितनी कर देनी है लाइसेंस की? 16। 16 कर देनी है, ठीक है। तो 16 में आती है क्वालिफिकेशन। 17 साल का लड़का बेचारा पीटा गया, मास्टर हो गया जी, 5 साल की जेल होगी मास्टर को। 18 साल का बंदा हो, इनके कराने क्या जी? सेशन। इनको बड़ी जरूरत इस वक्त होती है, खतरनाक बड़े हो जाते हैं। तो सेशंस ऑफ असेंबली, प्रोरोगेशन एंड डेसोल्यूशन। सेशन यानी कि असेंबली जो है, असेंबली का काम होता है बैठ के लॉ शॉ बनाने। एक्ट ये बोलता है कम से कम 2 सेशन असेंबली के होने ही होने साल में, एट लीस्ट 2 सेशन। क्या? एट लीस्ट 2 सेशन। इन हाउ मेनी टाइम? इन 1 ईयर। तो 6 महीने में कितने सेशन हो गए एटलीस्ट? बात समझ गया? बोलेगा जी एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली शुड मीट एट लीस्ट डैश इन 6 मंथ्स वंस। 6 महीने में एक बार इसको मिलना ही मिलना है, 6 महीने से ज्यादा टाइम हो नहीं सकता। आज अगर एक मीटिंग हो रही है, इसके 6 महीने के बीच बीच में अगली मीटिंग करानी है, यानी कि एक साल में इसकी 2 मीटिंग्स एटलीस्ट होंगी। क्या सर इससे ज्यादा नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन 2 तो करानी ही करानी है। तो 18 साल में सेशंस कराने हैं, कितने कराने हैं? 2 कराने हैं, याद करना है, ठीक है। चलो जी, और बोला ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही काम होता है, वो टाइम टू टाइम जो है प्रोरोक करता है, समन करता है, डिसॉल्व करता है, ठीक है जी। समन का मतलब है बुलाने, जी आओ जी असेंबली लगाओ, ये प्रोटोकॉल होता है, मतलब आए जी असेंबली बिठा दी, प्रोरोक कर दी, मतलब थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दी, यानी कि अब काम हो गया इसका सेशन का, अभी रोक दी जाएगी। डिसॉल्व मतलब 5 साल के बाद वैसे ही असेंबली खत्म हो जाएगी, लोकसभा भी खत्म हो जाता है, तो डिसॉल्व हो जाती है। ये कौन करता है? एलजी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछेगा, बोलेगा बताओ जी स्पीकर करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, एलजी करेगा, कौन करेगा? ये सीएम करेगा, तो कौन करेगा? एलजी करेगा, ठीक है। सेक्शन 18 सेशंस याद कर लेना। 19 19 में आता है लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। लोकसभा का भी स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एक स्पीकर होता है। स्पीकर का काम क्या होता है? डेकोरम बनाना, डिसिप्लिन बनाना, सभी को मौका देना, बोलने का मौका देना, उसके माइक के कंट्रोल उसके पास होते हैं। नाओ जी अब आपकी बारी है सर, आप बोले। नाओ जी अपोजिशन बोलेगी, अपोजिशन का लीडर बोलेगा, हाँ ये सवाल करेंगे, ये जवाब देंगे, फिर सवाल का जवाब कोई देगा नहीं, फिर वो मुद्दा भड़का देंगे, पंगा हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है जी, स्पीकर एंड। तो एक स्पीकर है, 19 रुपए का स्पीकर मैंने एक दिन लिया, मानोगे आप? सेल में लिया मैंने, सच में लिया है, नहीं होता है अमेजोन में नहीं आती है सेल, रात को 12 बजे, पता है आपको? 1 रुपए में भी मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स, 1 1 रुपए के।
तो एक छोटा सा स्पीकर मैंने लिया था एक बार, कितने रुपए का? 19 रुपए। ठीक है, ये है, ठीक है। 19 रुपए का स्पीकर लिया, याद रखना आपने, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं है, निमोनिक नहीं बनाया भाई, लिया है मैंने। तो 19 रुपए का क्या ले लिया जी? स्पीकर ले लिया। तो 19 सेक्शन में क्या आएगा? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस में आएंगे? 19 में। ठीक है जी, चलो जी। और असेंबली जो है चूज करेगी एक स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर। ठीक है जी। ये जो स्पीकर होता है इसका काम होता है डिसिप्लिन बना के रखना। ठीक है, चलो जी। और अगर इसको रिजाइन करना है ना, तो डिप्टी स्पीकर को ये कर देगा। ठीक है, रेजिग्नेशन डाल देगा किसको? डिप्टी स्पीकर। अब मेरी बात समझ, डिप्टी स्पीकर को करना है तो वो स्पीकर को देगा, स्पीकर को देना है तो वो डिप्टी स्पीकर को देगा। मेरे को याद नहीं है इसका नाम। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया तो था तुम्हें, कैबिनेट राथर करके ही है, मेरे को नहीं है। तो स्पीकर, अब समझो इधर, स्पीकर रेजिग्नेशन डालेगा तो डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर डालेगा तो स्पीकर को। आपको पूछेगा ये बात आपको यहाँ पे छोटी लग रही, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस जाओगे। वो बोलेगा जी अगर स्पीकर को रिजाइन करना है, he or she shall submit his resignation to लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम, डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही है डालेगा, बट ये डिप्टी को डालेगा। ठीक है जी। स्पीकर को रिमूव भी किया जा सकता है ऑफिस से, रिमूवल रेजोल्यूशन से, बट इसको 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। प्रेसिडेंट को भी रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट प्रोसेस 14 दिन का नोटिस देना होता है, यहाँ पे भी 14 दिन का। यहाँ पे सवाल बन सकता है, हाउ मेनी प्रायर नोटिस इज गिवन टू स्पीकर अगर उसके अगेंस्ट में रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा हो तो। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और समझ लें यहाँ पे, when the assembly is dissolved, जब असेंबली खत्म हो जाती है, the speaker shall not vacate his office before until immediately before the first meeting of the assembly after the dissolution। यानी कि समझ लेना, और अगली असेंबली जब हमने चुननी है उस तक ये बंदा रहेगा ही रहेगा। when speaker is not present, of course डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम करता है। ये सारे के सारे फीचर आपको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये इंडियन पॉलिटी में जैसे सेम होता है सेंटर में, वही सेम बातें यहाँ पे भी लागू होती हैं। स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट, तो सारे के सारे बेनिफिट्स फिर वाइस प्रेसिडेंट को मिलते हैं। ठीक है, चलो भाई स्पीकर हो गया। नेक्स्ट आप याद करो सेक्शन 21, सेक्शन 21 जो है, 21 ना सरकार के द्वारा तय की गई मिनिमम एज है शादी की लड़कों के लिए 21 साल, 18 लड़कियों के लिए 21 साल लड़कों के लिए। तो मान लो कोई लड़का 21 का हुआ, अब उसने शादी कर रही है। शादी में क्या होता है? शादी में होता है एक दिन के लिए इसको महाराज बना देते हैं, एक दिन का महाराज। तो इसको बड़े स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलते हैं। ऐसे जाए पूरी जिंदगी कुत्ते खानी की हो इसकी, घर वालों ने, यारों दोस्तों ने, लेकिन ब्याह बंदे का थोड़ी इज्जत उस दिन इसको मिलती है। हैं, घोड़े पे बिठा दिया जाता है, गले में माला वाला डाल के, हार नोटों के डाल के, हैं बहनें भाभियां भी नजर वजर उतार रही हैं, सुरमा उरमा डाल रही हैं इसको, तो स्पेशल ट्रीटमेंट है ना। तो 21 में बंदे को स्पेशल ट्रीटमेंट जो है, समझ लो मिलने की जो एज है वो पूरी हो जाती है। तो 21 से स्पेशल सेशन याद करना, स्पेशल एड्रेस। देखो स्पेशल एड्रेस किसका एड्रेस? एलजी का एड्रेस। एड्रेस यहाँ पे पता वाला एड्रेस नहीं है, एड्रेस मतलब ये है कि वो लेक्चर देता है, संबोधित करेगा असेंबली को। जब भी इलेक्शन होंगे और पहली असेंबली बैठेगी तो आगे सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर खड़ा होकर भाषण देगा कि हम जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की के लिए काम करेंगे मिलकर, डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई है, अब ये होगा वो होगा। और पिछले भी हमने क्या किया है जी, जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, तभी रिवर वो बना दिया हमने, फ्रंट बना दिया,
हाँ ये बना दिया वो बना दिया, तो कई सारी बातें इस तरीके से बोले एड्रेस होता है। सेंटर में प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा जब चुन के आएगी तो प्रेसिडेंट पहला भाषण जो है वो प्रेसिडेंट देता है। जब नए इलेक्शन होंगे, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, उसका जो पहला एड्रेस, पहला सेशन होता है, उसको एड्रेस करता है कौन? प्रेसिडेंट। यहां पे कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और हर साल का पहला सेशन, आफ्टर जनरल इलेक्शन बोल रहा, 5-5 साल के बाद होते हैं, तो हर साल का पहला सेशन, क्योंकि 3 सेशन होते हैं सेंटर में और 3 इधर भी हो ही जाएंगे, तो जो पहला सेशन होगा ना, उसको भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भी एड्रेस करेगा। ठीक है, देखो और एट द कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन कितने होते हैं भाई? 5 साल में होते हैं। तो हर 5 साल के बाद में जब नया असेंबली चुनी जाएगी, पहला सेशन ये एड्रेस करेगा। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल भी होते ही हैं भाई सेशन, 3 कम से कम 2 होने चाहिए, 3 हो ही जाते हैं, तो पहले सेशन में एड्रेस करेगा। ये तो पॉइंट्स याद करने हैं आपको, समझ गए? सेक्शन 24, अच्छा ये देख लो भाई, देखो सब लोग इसको बाहर डाल रहे हैं, खुश है भाई, ला भाई बंदा बस अब खत्म हो गया उन बस बंदा। हाँ बस हंस रहा है ये, अब हंसी खत्म है अब। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, सब जगह थोड़ी। चलो, सेक्शन 24, ओथ्स एंड अफर्मेशन। ओथ्स एंड अफर्मेशन, एमएलए चुन के आएंगे भाई, वो ओथ शपथ ग्रहण करेंगे, उनकी ओथ को एडमिनिस्टर कौन करेगा? एलजी। सेंटर में कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है जी, एलजी या फिर कोई ऐसा बंदा जो एलजी उसको अपॉइंट करे। ठीक है जी, वो जुडिशरी का कोई मेंबर यूजुअल होता है। सेक्शन 25, वोटिंग इन असेंबली एंड क्वरम। वोटिंग इन असेंबली एंड क्वरम, वोटिंग पर जी असेंबली में जो भी काम होगा वो थ्रू वोटिंग होगा, ऑफ कोर्स, बड़ी जाहिर सी बात है। ठीक है, और क्वरम जो है असेंबली की कितनी होगी? पहले तो ये समझ लो भाई, वोटिंग जो एज है ना, लाइसेंस का तो मैंने आपको बोला कि 18 से कितनी कर दो एज, 16 कर दो, लेकिन वोटिंग की ना 18 से बढ़ा के 25 कर देनी चाहिए। 18 साल का छोटा ही होता है बंदा, छोटा का इधर 60 साल के बंदे को नहीं समझ बेचारे को, तो फिर भी मान लो इसको 25 हम कर देते हैं। सिंपल बात याद करना, वोटिंग एज क्या कर देनी भाई? वोटिंग एज क्या कर रही है? 18 से क्या कर देंगे जी? 25 कर देंगे, 18 से 25 कर देंगे, तो क्वरम समझना आप, कोई भी सेशन कंडक्ट करने के लिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई भी सेशन कंडक्ट करने के लिए आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस, मेंबर्स चाहिए होंगे। अब मान लो जी आप सारे लोग बैठे हो, मैं क्लास कर रहा हूँ, अब नहीं होते, एक ही बच्चा होता, कोई मेरा भी दिल नहीं करता क्लास करने का, अब 1-2 बंदे होंगे तो वो क्या ही बात कर लेंगे, जब 90 इलेक्टेड बंदे हैं, तो बड़ा जी जो भी सेशन जो होगा ना, कम से कम क्वरम जो है, क्वरम का मतलब मिनिमम नंबर जो है आपको कितना चाहिए, और यहाँ पे दो, आपके पास 2 ऑप्शंस है, दोनों में से या तो 10% कर लो, असेंबली का 10%, नहीं तो सिर्फ 10 मेंबर्स कर लो। अब दोनों में क्या फर्क है? यहां पे सीधा नंबर है, वहां पे परसेंटेज है। टोटल बंदे कितने हैं? 90, है ना? बोरा जो 2 ऑप्शन है, दोनों में से जो ज्यादा है वही कोरम मान लेंगे हम। बोरा या तो आप सीधा 10 बंदे ले आओ, सेशन बिठाने के लिए कम से कम हो, नहीं होते तो भाई 10% ले आओ। अब 90 का 10% नो, मेरी बात समझ रहे हो? अब मे भी ये चेंज भी हो सकता है, कल ये 90 से 200 हो जाए, तो बोलेगा जी या तो 10 बंदे ले आओ, है ना, या इसका 10% ले आओ, 20। तो अगर आपको यहां पे सवाल देखो कैसे पूछेगा, बोलेगा द क्वोरम फॉर कंडक्टिंग द सेशन ऑफ
legislative assembly of Jammu and Kashmir is only 10% of total strength of legislative assembly. नहीं, only 10% तो हो नहीं सकती. It can be one of the following. It can be 10% or 10 members. दोनों नहीं आएंगे. फिर ऑप्शन भी आएगा both, any one of them. ऐसे भी ऑप्शन आएगा, दोनों अगर आ गए तो बोलेगा any one of them. समझ गए? तो क्वोरम. नेक्स्ट है जी आपका सेक्शन 26 वोकेशन ऑफ सीट्स. उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका नहीं है. और सीट एक मेंबर की कब खाली मानी जाएगी? भाई वो रेजिग्नेशन दे दे तब. सेम बंदा दो हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता. ठीक है जी. बोरा नो पर्सन शाल बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. एक बंदा एमपी और एमएलए दोनों नहीं हो सकता. एक हाउस उसको क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. ठीक है. अगर वो बोल रहा है 60 दिनों तक बिना बताए एब्सेंट रहता है तो भी उसको हम क्या करेंगे? मानेंगे कि इसकी सीट खाली है, वेकेंट इसकी सीट है. ठीक है. चलो भाई, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है. अगला आप पढ़ो सेक्शन 20 है. सेक्शन 27 में डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबरशिप की. किस तरीके से इसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे. ठीक है. गोरा जी, अगर तो ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और अगर वो जैसे एमपी डिस्क्वालीफाई होता है, इंडियन पॉलिटी में बताऊंगा आपको कैसे होता है, जैसे एमपी डिस्क्वालीफाई होता है वैसे ही ये भी डिस्क्वालिफिकेशन इसकी मानी जाएगी. और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये कोई होल्ड ना करे, मतलब कोई सरकारी नौकरी इसकी ना लगे. ऑफ कोर्स आपको अगर इलेक्शन लड़ने हैं तो सरकारी नौकरी आपकी नहीं होनी चाहिए. इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन 28. क्या के तारा बना लेते. सेक्शन 28 बताता है डिफेक्शन लॉ. क्या बताता है? डिफेक्शन. डिफेक्शन मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में भी बताया क्या होता है कि जब एक बंदा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की दी गई सीट के ऊपर इलेक्शन लड़के जीता है और जीतने के बाद वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ले तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ में डाल दिया जाता है. मतलब उसकी सीट डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है. ठीक है जी. ताकि लोग जो एमपीज हैं वो एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में ना जाए. सर क्या जा ही नहीं सकते? कभी भी जा सकते हैं, बट इलेक्शन से पहले जा सकते हैं. समझ रहे हो? अभी रीसेंट नगरोटा का एमपी था, एमएलए रहे हैं, उनका नाम है देवेंद्र राणा. अभी तो लेट हो गए बेचारे, पूरे हो गए. तो वो पहले एनसी से लड़ते थे. अभी रिसेंट उन्होंने पीछे से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था. समझ रहे हो? चलो, तो ये डिफेक्शन समझ गए. तो आपको यूजुअल पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो है कभी इधर से उधर चले जाता है, उधर से इधर आ जाता है. यूजुअली ये होता है किसके लिए? पैसे के लिए, है ना? पैसों के लिए. और या फिर डर सरकार का होता है जी, बड़े रेड सेड छापे उपे बड़े बच जाते हैं, वो भी पैसों का डर होता है. हमें समझ लिया कि एक पॉलिटिशियन जो है, आपने याद कर लेना, कुछ करोड़ों में बेचारा वो बिक जाता है. तो ये देख लो आप जी, 28 करोड़. ये इमेज याद करनी है आपको. ठीक है. 28 करोड़ में ये बंदा क्या होगा? एंटी डिफेक्शन में आ गया. उसने पार्टी चेंज कर ली, अपनी पार्टी चेंज कर ली तो एंटी डिफेक्शन में ये आ जाएगा और इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं. शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो ठीक है. चलो जी, और कहीं तो नहीं है कोई एविडेंस? अभी देख लो, ये एआई देखो, ये एआई ने बनाई है. एआई को भी पता है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन 30, पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स. प्रिविलेजेस मतलब उनकी सैलरी क्या होगी, उनको घर में रहने का रूम रेंट भी मिलता है, टेलीफोन का भी मिलता है, हेल्थ का भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट का भी मिलता है. जो पर्क्स मिलते हैं वो 30 सेक्शन में आते हैं, याद कर लेना. ठीक है जी. चलो जी. और 31 इसी के साथ में बोलता है ये जो पर्क्स हैं, ये जो अलाउंसेस हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं, ये कौन डिटरमिन करेगा, कौन तय करेगा? ये
लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे बड़ी इजी चीज है, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा वो, आपको लग जाएगा भाई सभी ऑप्शन ठीक है। वो बोलेगा बताओ जी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी, या सीएम करेगा। तो मेजोरिटी ऑफ द बंदे जल्दी जल्दी लगा देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको पता लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज्यादा पावर है, तो हमें ऐसा लगता है ठीक है, बट कौन करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी, ठीक है। कितना है यार, थोड़े ही है यार, कर लेते हैं। चलो भाई, सेक्शन 32, एक्सटेंड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ असेंबली। लेजिस्लेटिव पावर की, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर है, क्या क्या पावर उसके पास है, ये समझो। अंडर आर्टिकल 30, ठीक है। हर एक गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट को लॉ मेकिंग जो पावर होती है, अंडर शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर्स डिवाइडेड है। यूनियन लिस्ट यानी कि जिसपे सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। नाउ जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या पावर है, सर यूनियन लिस्ट पे तो बना ही नहीं सकती, तो ये यूनियन लिस्ट है। सर कंकरेंट लिस्ट पे भी नहीं है बना सकती, इनको बोला आप स्टेट लिस्ट पे बनाओ कानून, जिस पे बनाना बनाओ, पूरी आजादी है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा ही पूछेगा, पुलिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पब्लिक ऑर्डर पे आपका कोई कंट्रोल, मींस अगर कल यहाँ पे कोई दंगा फसाद हो रहा है, कोई चोरी चकारी हो रही है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के कंट्रोल में नहीं है, पुलिस भी उनके कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी उनके कंट्रोल में नहीं है, ये किसके कंट्रोल में है, सेंटर के, इन अदर वर्ड्स एलजी के कंट्रोल में है। पुलिस अपने तरीके से वो यूज कर सकता है, दिल्ली में भी ऐसा है। दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं, उसको सेंटर मेंटेन करता है, ठीक है, समझ गए। ये देख लो इधर, और है जी, हर वो मैटर जो न्यूमरेट किया गया है स्टेट लिस्ट में, इनको छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के, ठीक है जी। चलो भाई, नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन 41, 41 याद कर लेना आप, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, ठीक है जी, क्या है जी, बजट। जम्मू एंड कश्मीर का बजट किस सेक्शन में मेंशन किया गया है, सेक्शन 41 की सब क्लॉज 1 में। सब क्लॉज 1 नहीं भी याद करोगे तो अगर 41 भी याद कर लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो 43 भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल्स, एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब ये होता है कि जब भी आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, खजाने से, गवर्नमेंट खजाने से, लेकिन गवर्नमेंट खजाने से पैसा ऐसे नहीं निकलता, उसके लिए आपको एक बिल पास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बिल। इस बिल को पेश करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी पहले लगेगी, क्योंकि उसको देनी ही है, जो मनी बिल है, और देन उसको पास किया जाएगा, ताकि कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकाला जाए। कौन से फंड में से, कंसोलिडेटेड फंड आप समझ लेना, ये वो फंड है जहां से आपका पूरे साल का खर्चा चलेगा, ठीक है जी। चलो इंडियन इकोनॉमी में आपको सर पढ़ा देंगे पूरा, ये कंसोलिडेटेड फंड क्या है, कंटीजेंसी फंड क्या है, और बाकी क्या, ठीक है जी। 47 ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज 47, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ऑफ यूटी,
और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, AK-47 सुनिए ना, जैसे AK-47 बड़ी तेज चलती है ना, वैसे कईयों की जुबानें बड़ी तेज चलती है। वो आप समझ लो अब कौन है अपने अपने हिसाब से जैसे AK-47 तेज चलती है ना, वैसे ही कईयों की जुबानें तेज चलती है। तो जुबान की बात है, लैंग्वेज की। ठीक है, अब ये बोलता है कि भाई एज ऑफ नाउ जम्मू एंड कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कितनी है? अब लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे इन 5 में से किसी 2 को बना दे अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, 3 को बना दे, 4 को बना दे, या किसी एक को भी बना दे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज कर सके। प्रेसिडेंट के पास नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा ये याद कर लेना, नो डाउट कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी 5 है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेज। बट जो भी बिल्स, जो भी एक्ट्स, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली का काम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में, इसमें होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और हाँ, बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती है, कोई भाषण देना है, कोई बिल पढ़ना है, मान लो बिल पेश कर रहे हैं, बिल पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ के बताना पड़ेगा। अब उस बंदे को इंग्लिश ही नहीं आती, तो बोल रहा है वो अपनी मदर टंग भी यूज कर सकता है, स्पीकर की परमिशन देके, स्पीकर की परमिशन देके। समझिए, ये पार्लियामेंट में भी होता है। बिल्कुल। आप सुनो इधर, अभी ये हुआ था पीछे से एक स्पीच, अगर तुमने देखी होगी, बड़ी फेमस स्पीच हुई है पंजाब का CM भगवंत सिंह मान। ठीक है जी, तब वो MLA था, तो वो स्पीकर को बोलता है कि जनाब मेरे को जो है, मैं अपनी मातृभाषा में, माँ बोली में बोलना चाहूंगा, पंजाबी में। तो फिर वो पंजाबी में भाषण देता है अपना पूरा। तो वैसे ही कोई बंदा इधर कश्मीरी में भी बोल सकता है, डोगरी में भी बोल सकता है, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकता है, याद कर लेना। बट ये देखो, shall be transacted in the official languages of the UT और इन हिंदी और इन इंग्लिश। एक्ट सारे के सारे जो पब्लिश होंगे, जो गैजेट में आएंगे, वो इंग्लिश में होंगे, याद कर लो। ये लिखा है 48 में, लैंग्वेज फॉर 47 और 48 दोनों लैंग्वेज के साथ डील करते हैं, 47 और 48। 47 से तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। 52 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ LG। जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होगी और कोई कानून पास करना पड़ेगा, तब कौन करेगा? LG। कानून पास करने के लिए जी आप पेश करोगे बिल, बिल पे वोटिंग होगी, बहस होगी, उसके बाद होगा पास। लेकिन अगर आपको इमीडिएट कोई लॉ चाहिए तो वो कौन करेगा? LG करेगा। सेंटर में कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो अंडर आर्टिकल 52, ठीक है जी, 52 ऑर्डिनेंस पावर होती है, ठीक है। बट ये ऑर्डिनेंस पावर टेम्पररी के लिए ही चलता है। ये जो ऑर्डिनेंस इशू करेगा, ये जो ऑर्डिनेंस इशू करेगा, ठीक है, बोरा जी, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं कर रही है तब इशू किया जा सकता है। ये जो ऑर्डिनेंस होगा ये सीज कर जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स, मतलब 1.5 महीना। जैसे ही रीअसेंबली होगी, असेंबली दोबारा बैठेगी, अब असेंबली के पास ऑप्शंस है, या तो इसको पास कर दे, ठीक है जी, या इसको रिजेक्ट कर दे, दोनों में से कुछ भी नहीं करता, फिर भी 6 हफ्ते के बाद खुद ब खुद ही स्टॉप हो जाएगा, खुद ब खुद ही स्टॉप हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने लॉ नहीं बनाया, ठीक है जी। चलो, अब पता नहीं क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर नहीं कर रही है। हालात भी सारे ठीक है, अभी उन्होंने बोला है, उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं सेंटर ने। हाँ, अब ये तुम देखो बात, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि या तो तुम अगले इलेक्शन तक इंतजार करो, 29 तक, हाँ, और या आप रिजाइन कर दो, फिर हम स्टेटहुड दे देंगे, ठीक है जी। तो आप देख लो ये हाल है, चल रहा है हमारा। अब इसमें खुद ही तुम बताओ अपने विचार। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका स्टेटहुड से कोई लेना देना नहीं, स्टेटहुड में लोग वही रहने हैं, रीऑर्गेनाइजेशन भी होगी, लद्दाख फिर भी जुड़ना नहीं है,
वरना जम्मू एंड कश्मीर नहीं स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने इलेक्ट की है गवर्नमेंट। उसके ऊपर या इलेक्शन दे दो या अगले इलेक्शंस तक वेट कर लो। चलो जी, अब देखते हैं साहब क्या बोलेंगे। अगला 53 से 56, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना अलग से। 53 से 56 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझते हैं आप क्या होता है जी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, सुरेंद्र सिंह चौधरी, सकीना इटलू और राथर, ये सारे जो बंदे हैं मिनिस्टर, जिनके पास मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? काउंसिल मिनिस्टर। अब जितने जितने बंदे चुन के आएंगे सारे थोड़ी मिनिस्टर बन जाएंगे, कुछ ही परसेंट बनेंगे, तो यही बताएगा भाई कितने परसेंट। बोला जी 10% मैक्सिमम बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली की कितनी स्ट्रेंथ है? 90। 90 का 10%, मैक्सिमम 9 बंदे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक है जी। बोला दे शाल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एक्सरसाइज द फंक्शंस। कंपोजिशन इसकी बोल रहा है इट शुड नॉट एक्सीड 10%। 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है। 10% किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब यहां पे भी घुमा देगा, वो बोलेगा 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 10% ऑफ लोकसभा, 10% ऑफ राज्यसभा, वटेवर कुछ कुछ दे देगा। 10% ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझ गए? इस तरीके से बोल। चलो, तो ये सीएम को मिला के इंक्लूडिंग सीएम 10% से ज्यादा नहीं ये जाना चाहिए। ठीक है, चलो जी, ये 53 से 56 याद कर लेना, क्योंकि नंबर जो भी आपको आएगा इससे दूर ही आएगा, समझ रहे हो? एसएसबी अगर सेक्शन देगा तो आपको नंबर दूर दूर देगा वो। मान लो एक दे रहा है जी 54 दे रहा है, दूसरा कोई 60 के आसपास दे देगा, इस तरीके से देता है। ठीक है, 54 बोलता है सीएम शाल बी अपॉइंटेड बाय एलजी एंड अदर मिनिस्टर शाल बी अपॉइंटेड बाय एलजी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएम। ये बात समझते हो ना? इंडियन पॉलिटी में बोलते हैं कि पीएम को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को जो जो नाम पीएम देगा वही मिनिस्टर, यहां पे भी सेम। ठीक है, तो 54 में एलजी सीएम को चुनेगा, सीएम जो जो नाम बोलेगा वो मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है जी। 55 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैसे काम चलता है पूरा। ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर क्या है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारे कामकाज की रिपोर्ट देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे यही बात है, ये है आपका सेक्शन 53। और कुछ याद करो या ना करो, सेक्शन 53 आपने याद करनी है। इसमें आपको बताया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है जी। 32 में बताई है लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स। ठीक है, 56 तक मैंने आपको बताया था। 57 जो है ये काउंसिल की बात करते हैं। देखो 8 से 56, 8 से 50, देखो ओवरऑल बड़ी कैटेगरी अगर हमने जब देख रहे थे तो पार्ट थर्ड जो था, हमने बोला जी 8 से लेके 57 तक। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। अब ये लेजिस्लेचर राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, असेंबली भी है। ठीक है, चलो जी। फिर हमने देखा था 8 से 56 तक अगर हम चलें तो इसमें हमारा राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर आता है। एक बच गया था लास्ट वाला 57। 57 में आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करती थी, बट अब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसको क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब पहले जो था जम्मू एंड कश्मीर जो था ये आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, यानी कि दो हाउस। आज कैसा हो गया है? यूनिकैमरल। यहां से भी सवाल बनाएगा, जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर का टाइप क्या है बोलो? 2019 से पहले बाई कैमरल। कौन सा हाउस एबॉलिश कर दिया? लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया।
बढ़िया। पार्ट थर्ड हमारा यहाँ पे खत्म होता है। पार्ट थर्ड के मैंने जितने फीचर्स आपको बताए हैं, कईयों में तो हमने कई सारे निमोनिक्स भी लगा दिए हैं, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा मैं अगर आपको याद कराऊं, तो मैंने बताया था क्वालिफिकेशन जो है लाइसेंस की 18 नहीं 16 हो जानी चाहिए, तो 16 में क्वालिफिकेशन थी मेंबर की, ठीक है जी। 21 साल में मैं क्या, बंदे की शादी की उम्र हो जाती है, शादी कराता है 21 में, तो स्पेशल उसको तो स्पेशल एड्रेस जो है बूथ है, ठीक है जी। 28 करोड़ डिफेक्शन लॉ में आ गया जी, 28 करोड़ आ गया। स्पीकर 19 रुपए का स्पीकर लिया है, तो वो आ गया, ठीक है जी। 32 में पावर्स है, 32 साल का बंदा समझ लो जी पावरफुल होता है, पैसा वैसा कमा लेता है, पहले तो बेचारा ऐसे ही घूमता रहता है, इस तरीके से याद कर लो इसको, ठीक है। तो ऐसे हमने कई सारे AK-47 लैंग्वेजेस, जुबान 47 48 दोनों ही लैंग्वेजेस हैं, समझ रहे हो मेरी बात। चलो जी। नाउ पार्ट फोर्थ बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें पता है जी एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, और वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, एलजी। एलजी डायरेक्ट एजेंट किसका है, प्रेसिडेंट, तो रूल प्रेसिडेंट का ही चलता है, यहाँ पे याद कर लेना। देखो यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन है ये। आपको बोलेगा लद्दाख जो है, यूटी जो है, उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, बट थ्रू अपने एजेंट करता है, और वो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एलजी है, गवर्नर है, ठीक है। पार्ट फिफ्थ में डीलिमिटेशन की बात है, यानी कि किस तरीके से बाउंड्रीज को डीलिमिट किया जाएगा। 60 में डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, और 2011 का सेंसस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पार्ट 6 शेड्यूल कास्टेज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसमें अभी रिसेंट अमेंडमेंट आपको देखने को मिली है 2024 में, 2024 में यहाँ पे अमेंडमेंट यहाँ पे हो गई। अब समझे ना मेरी बात ध्यान से। शेड्यूल कास्टेज, अब समझो, जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, और जम्मू एंड कश्मीर में डिफरेंट ऑर्डर के थ्रू ये बताया गया था कि कौन एससी है कौन एसटी है। अब एससी एसटी है उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है जी। अब जब ये सेंटर की पावर यहाँ पे आ गई, तो सेंटर ने इसमें कुछ चेंजेस भी लाई, क्योंकि 2019 में रीऑर्गेनाइज कर दी स्टेट को, और सेंटर ने कुछ और कम्युनिटीज को, ट्राइब्स को एसटी का दर्जा दे दिया। अभी आपने रिसेंट पीछे सुना होगा पहाड़ी कबीला, एसटी मिल गया उसको, है ना। तो ये अमेंडमेंट्स हुई थी 2024 में, हुई थी ये अमेंडमेंट्स, तो हम वो भी देखेंगे। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट डील करता है एससी और एसटी के साथ। पार्ट 6 डील करता है शेड्यूल कास्टेज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। लिखा है 65 66, 65 में एससी, 66 में एसटी, एससी एसटी साथ साथ नहीं है, 65 एंड 66 याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। J&K शेड्यूल कास्टेज ऑर्डर 1956, जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1989, ये पहले के ऑर्डर है, इसमें नहीं मेंशन आपको किया गया, ठीक है, लेकिन इसमें कई अमेंडमेंट्स हो गई। देखो ये आप देख लो, पहले ये इमेज देख लो, ये ऑर्डर की इमेज है। मैंने आपको बताया 2024 में अमेंडमेंट हुई ना, तो एससी में भी अमेंडमेंट हुई और एसटी में भी अमेंडमेंट हुई, समझना आपने। यहां पे आपको डिफरेंट कास्टेस के नाम दिख रहे हैं, ठीक है। आप इसको खुद पढ़ लेना जब आपके पास पीडीएफ आएगा। ऑनलाइन वाले ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, एसटी ऑर्डर एससी ऑर्डर, ठीक है। अब ये कुछ अगर ये कास्टेज आप देखें, बिहार है, गर्डी है, जोहाला है, ठीक है जी, रातल है, वातल है, ठीक है, ये कुछ एससी कैटेगरीज मेंशन की गई है 1950s के ऑर्डर में। अब इसमें चेंज क्या आया था, ठीक है जी। चेंज ये वाला अगर आप सेगमेंट देखें, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया। देखो यहां पे लिखा है चूड़ा, भंगी, वाल्मीकि, मैतर, ये कुछ कम्युनिटीज, ठीक है जी, ये एससी कम्युनिटीज। सिंस ये जो वर्ड्स हैं बड़े डेरोगेटरी वर्ड्स हैं, बड़े बुरे वर्ड्स हैं, है ना, तो सरकार ने क्या बोला जी, अब इनको चेंज करके, क्योंकि ये ज्यादातर जितने भी लोग हैं ये वाल्मीकि
कम्युनिटी के लोग होते हैं। वाल्मीकि कम्युनिटी ज्यादातर आप देखेंगे पंजाब में ज्यादा है और साफ सफाई का काम करती है। ठीक है, ठीक है जी, समझ गए। इनका नाम चेंज करके इन्होंने बोल दिया जी आप इनको क्या बोलेंगे, इनका नाम जहां भी यूज होगा एज वाल्मीकि, ये सारे वर्ड्स खत्म करके कौन सा वर्ड डाल दिया, वाल्मीकि वर्ड डाल दिया। ये एडिशन। अब अगर उस लेवल तक एसएसबी चला गया तो आपको ये पूछेगा कि 2024 के अमेंडमेंट ने एससी ऑर्डर में क्या अमेंडमेंट हुई, कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ, सिर्फ नाम चेंज हुआ। हाँ, बाकी एज इट इज। नाउ दूसरा एसटी ऑर्डर देखना, एसटी ऑर्डर 2000 बिल ये भी अभी पास हो चुके हैं। एसटी, अच्छा ये लिख दिया मैंने, इनका नाम क्या यूज होगा, वाल्मीकि यूज होगा। ठीक है, एसटी ऑर्डर में क्या हुआ, ये एसटी कुछ कैटेगरीज हैं जो पहले थी 1989 का जो ऑर्डर है उसमें थी। अब कुछ नाम पढ़ ले तो बाल्टी है, बेड़ा है, बोध है, बोतो है, देन उसके बाद में त्रोकपा है, दर्द है, शिन है, चंगपा है, गद्दी है, सिप्पी है, गुज्जर है, बकरवाल है, समझ रहे, ये सारे एसटी। अब इसमें क्या चेंज आया, इसमें कुछ और कम्युनिटीज ऐड कर दी। एससी कैटेगरी में तो कोई कम्युनिटी ऐड नहीं की, बट एक नाम चेंज किया, वाल्मीकि ऐड कर दिया ना, बट एससी लिस्ट में कुछ कम्युनिटीज ऐड कर दी। ठीक है जी, सिर्फ कई लोगों का कहना है जी पॉलिटिकल स्टंट है कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट को और किसी रीजन को ये एसटी कैटेगरी दे के, रिजर्वेशन दे के वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। ठीक है जी, वट एवर मे बी द रीजन, बट आपको ये याद करना है। तो आप ये देखिए, ठीक है, इसमें 4 कम्युनिटीज ऐड की गई 2024 में। कितनी, 4, ये देख लें आप, कद्दा ब्राह्मी, कोली, पहाड़ी ट्राइब, अच्छा नहीं पाडर ट्राइब, और पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पहाड़ी कबीला। ठीक है, जिससे आप देखेंगे पुंछ और रजौरी साइड जो है उनको एसटी का पहाड़ी दर्जा दे के एसटी कैटेगरी में डाल दिया। ST2 वही वही जो ST2 जो है ये वही ST2 है, समझ रहे हो। अब इनको भी क्या मिलती है, रिजर्वेशन, वट जो पर्क्स मिलेंगे, समझ गए ये बातें। पार्ट 6 में मेंशन है, 65 एंड 66 में। आगे कुछ मिसलेनियस ट्रांजिशनल पावर्स हैं, आप देख लो इसमें 67, 68 और 69, इसमें जम्मू एंड कश्मीर के कुछ फंड्स मेंशन किए, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी। कंटीजेंसी फंड इमरजेंसी फंड होता है, कुछ आपातकालीन स्थिति के लिए रखा होता है। मीन्स कभी भूकंप आ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई फायर हो गया, तो सरकार को इमीडिएट पैसा चाहिए होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर चैनल से पैसा निकालना, इट टेक्स टाइम। कंसोलिडेटेड फंड से बिल पेश करोगे, अब बिल पेश करने का टाइम किसके पास है, इसलिए कुछ पैसा जो है वो रखा होता है हमने, लाइक जैसे कुछ पैसा हमने अपने डिस्पोजल पे रखा होता है, घर पे रखा होता है, बाकी पैसा बैंक में रखा होता है। अब बैंक से अगर आपको बड़ी अमाउंट निकालनी है तो पहले बैंक खुलेगा, अगले दिन जाओगे, डिमांड ड्राफ्ट भरोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो सरकार का भी ऐसा होता है, कंसोलिडेटेड फंड पब्लिक अकाउंट में होता है, जो आप लोगों का जीपीएफ वगैरह होती हैं, पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा सेव हो उसमें रखा होता है, ये पब्लिक का ही पैसा होता है, सरकार को वापस देना पड़ता है। इकोनॉमी में पढ़ लोगे 67, 68, 69 में, बस यही याद करना है आपको। सेक्शन 73 में प्रेसिडेंट रूल है, और इन केस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, मींस अगर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इस काबिल नहीं है कि वो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चलाई, दंगा फसाद हो रहा है, ठीक है, और सरकार से कंडीशन संभल ही नहीं रही, देन सरकार को फिर इंटरवीन करना पड़ता है, सेंटर की सरकार को, और फिर वो कंट्रोल ले लेती है, और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। फिर प्रेसिडेंट रूल में अगेन पूरा का पूरा प्रॉपर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रूल करेगा, सीएम की जो सरकार है वो खत्म हो जाएगी। कहां पे, 73 में, याद कर लेना। पार्ट 8, यहां से अगर आपको कोई सवाल पूछा हो सीधा उसने पार्ट से ही पूछना है, कौन से पार्ट में हाई कोर्ट आता है, पार्ट 8 में हाई कोर्ट आता है। ठीक है जी, चलो जी, पार्ट 8 में हाई कोर्ट सेक्शन 73 से 78 यहां पे आता है। 75 सेक्शन ये बोलता है कि जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी
दोनों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। पिछला सब इंस्पेक्टर में ये भी सवाल पूछा था कि लद्दाख यूटी जो है किस हाई कोर्ट के अंडर आती है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर, या फिर चंडीगढ़ के अंदर, या दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर के ही आती है। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं उससे जुड़े हुए। ठीक है, हाई कोर्ट कॉमन होगा, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू बार छोड़ दो, यहाँ से आपको कुछ पूछना नहीं है उसने, इसको भी नहीं पूछना, इसको भी नहीं पूछना, तो आप 75 बस याद कर लेना। ठीक है, पार्ट 9 एडवोकेट जनरल, पार्ट 8 हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का ही सबसे बड़ा इसको बंदा माना जाता है, लॉ ये भी। तो पार्ट 9 में एडवोकेट जनरल। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, एलजी जो है, एक बंदे को एज एडवोकेट जनरल अपॉइंट करेगा। ठीक है जी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? हो रहा है एक बंदा जो जज बनने के लिए हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन लगती है, वो ही सेम क्वालिफिकेशन इसके लिए लगेगी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल भी ऐसा ही होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल बनने की है, और हाई कोर्ट के जज बनने की जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन एडवोकेट जनरल बनने की है। वो हम देख लेंगे क्या है तब जब बात करेंगे। ठीक है, टर्म, कोई ऐसा टर्म इसका नहीं होता है। ही सर्व्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोलेगा जी बताओ जी 5 साल है, 6 साल है, 3 साल है, या फिर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब है जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेगा ये बंदा एज एडवोकेट जनरल काम करेगा। सिंपल है। फंक्शन क्या होता है जी इसका? एडवाइस करता है गवर्नमेंट को, लीगल मैटर्स में एडवाइस करता है। पार्ट 10th, पार्ट 11th, पार्ट 12th, पार्ट 13th, ये देख लें आप, प्रोविजन एज टू सर्विसेज। ठीक है जी, सर्विसेज में भी कई सारे चेंजेस है। ठीक, कौन सी बॉडी कंडक्ट करेगी इलेक्शन, कौन कौन सी नौकरी होंगी, सेंट्रल लेवल पे क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, और पार्ट 14 में कुछ मिसलीनियस सर्विस, यहाँ से आपको कुछ चीजें ज्यादा नहीं पूछी। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट में तो टाइटल्स वगैरह ही हैं। पार्ट सेकंड में रीऑर्गेनाइज कर दिया हमने स्टेट को, 2 टुकड़े कर दिए, एक के पास 2 डिस्ट्रिक्ट, बाकी के पास 10 डिस्ट्रिक्ट। तीसरा में है रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर, हमने राज्यसभा देखा, लोकसभा देखा, लेजिस्लेटिव असेंबली देखी। जल्दी जल्दी से अभी रिवीजन करेंगे जल्दी। लेजिस्लेटिव असेंबली में एज पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कितनी सीट्स हैं? 107। प्रेजेंट कितनी सीट्स है? 114। ठीक है, अच्छा 107 सीट में से जब उस वक्त मैंने बात बोली कितनी सीट्स पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लोगों के लिए खाली रखी जाएगी? 24। आज अगर मैं बोलूं प्रेजेंटली कितनी सीट्स के ऊपर इलेक्शंस होते हैं आज? 90 सीट्स के ऊपर। लेफ्टिनेंट गवर्नर आज कितने बंदों को अपॉइंट कर सकता है? 5 बंदों को अपॉइंट कर सकता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कितनी लड़कियों को अपॉइंट कर सकता है? 2। कौन सी सेक्शन में? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। 15, सेक्शन 15 में ये हमने बात बोली थी। सेक्शन 14 में उसकी कॉम्पोजिशन बोली थी, उसी के साथ में उससे पहले उसकी हमने कॉम्पोजिशन की बात की थी। ठीक है जी, क्वालिफिकेशंस मेंबर्स की 16 में। लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्पेशल एड्रेस होता है, कब होता है? 21 सेक्शन में होता है, और पहले जनरल इलेक्शन जब भी होगा उसका जो पहला सेशन होगा उसमें हो जाएगा। ठीक है जी, चलो भाई, उसके बाद में स्पीकर 19 सेक्शन में स्पीकर भी है। ठीक है जी, 21 में स्पेशल सेशन है, 19 में स्पीकर है, 28 में डेफिकेशन है। ठीक है जी, 32 में पावर्स हैं। ठीक, पार्ट 8 में हाई कोर्ट है, पार्ट 9 में अटॉर्नी एडवोकेट जनरल है। ठीक, अब आप मेरे को लास्ट 1-2 बातें बता दो और। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो 57, सॉरी 50, उसमें तो वो आपका आ जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने % हो सकते हैं? बस .
वो 10% ही हो सकता है, मैक्सिमम 10% तक। क्वारम जो है वो दो ऑप्शन सर, या तो 10 या 10%, ये भी हो सकता है। ठीक है जी। लैंग्वेजेस किस सेक्शन में है? 47 में। और लैंग्वेजेस फॉर द बिल्स एंड एक्ट 48, उसी के साथ में था 48। इस तरीके से ये तुम सारे के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद कर लोगे। मेरे दिमाग में जो जो बातें आई तो मैंने ये बता दिया, बाकी तुम इसको गो थ्रू करो और अपने हिसाब से कुछ ऐसे बना बना के जिंगल विंगल बना के उसके आगे लिख लो। और सेक्शन है, मैंने सारे फीचर्स बता दिए आपको, सेक्शंस भी पूछेंगे तो सेक्शंस भी आपसे हो जाएगी। तुम ऑनलाइन वालों लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो। चलो जी, धन्यवाद।